इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इस बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए लाभकारी है जो क्लास 8 के स्टूडेंट हैं या जो सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो, चाहे वो बीपीएससी के लिए कर रहे हो, IAS वगैरह की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए लाभकारी है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में कोई भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको दोनों माध्यम में एक काम आएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। फिर भी इस वीडियो में के लिए आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ऐसा हमारा अनुरोध है। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे वो आगे और भी लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ती है और ज़्यादा लोग देख सकते हैं। चाहे तो डिसलाइक भी कर देंगे, संभव हो तो डिसलाइक करने का कारण कमेंट में लिखेंगे। एक चीज़ जो हम हमेशा इस वीडियो में कहना भूल जाते हैं, हर एक वीडियो में सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने लोग देख पा रहे हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उससे भी रीच बढ़ता है। तो लैंड के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने भूमि के बारे में पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में सॉइल, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि मिट्टी क्या है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मिट्टी जो है वो अर्थ सरफेस का सबसे टॉप लेयर ही मिट्टी है। दानेदार आवरण, ग्रेनुअल्स जो है सबसे ऊपर का मिट्टी का लेयर ही क्या है, अर्थ सरफेस का ऊपर का लेयर, अर्थ सरफेस के सबसे टॉप लेयर को मिट्टी कहते हैं। अब मिट्टी कैसे बना और सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, मिट्टी और मिट्टी के नीचे की संरचना कैसी होती है, वो सॉइल प्रोफाइल के बारे में अभी इस बारे में हम लोग जानेंगे। अब ये जो संरचना है ये ऐसा ही क्यों है, इस बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हम लोग जो मिट्टी वगैरह देखते हैं, सॉइल वगैरह जो इतनी पतली 1 सेंटीमीटर की भी मिट्टी अगर बननी है उसमें भी सैकड़ों साल लग जाते हैं उसको बनने में। भूगोल के विषय में ये जो समय होता है ना, 100 साल, 200 साल, 1000 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं है, बहुत छोटे छोटे टाइम पीरियड। हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन भूगोल में 100 साल, 150 साल, 1000 साल ये सब कोई टाइम पीरियड नहीं है, बस ये छोटे समय माने जाते हैं। तो एक चीज़ बेसिक जान लें, बिग बैंग थ्योरी का आपने नाम सुना होगा। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड पहले कोई एक गोला था, है ना, जो ग्रह वगैरह हैं, गोला फटा, फिर बाकी के चीज़ें जो ग्रह हैं, बाकी के क्षुद्र और बाकी चीज़ें जो पृथ्वी और अन्य ग्रह उसी से बने हैं। अब समय के साथ क्या हुआ, यहाँ ग्रह बने, पथरीली भूमि रही होगी। अब धीरे धीरे इनके ऊपर मौसम का प्रभाव पड़ा, वनस्पतियों का प्रभाव पड़ा, बाद में चल के मानव और पुरानी जात और बाकी चीज़ों का प्रभाव पड़ा। उस प्रभाव के कारण उस पत्थरों में, उस सैल में, चट्टानों में टूट फूट हुई। इस टूट फूट के बाद उसका इरोजन हुआ। जो वो टूट फूट हुई ना, वर्षा के कारण हो, मौसम के प्रभाव के कारण जो चट्टानों में टूट फूट हुई, चाहे टेम्परेचर चेंज के कारण, तापमान परिवर्तन के कारण, चाहे फ्रोजन इफेक्ट के कारण पड़ा हो, चाहे वनस्पति के कारण पड़ा हो, चाहे जीव जंतु की वजह से पड़ा हो, ये किसी भी कारण से जो चट्टानों के अंदर टूट फूट हुआ, डीके हुआ, अनवरत रूप से चलता रहा, उसी को वेदरिंग, अपक्षय बोलते हैं। चट्टानों का मौसमी प्रभाव से और प्राणी और वनस्पति जात की प्रतिक्रिया की वजह से टूट फूट होना ही क्या है, अपक्षय है। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं वेदरिंग। अब इस वेदरिंग के बाद से इरोजन हुआ। इरोजन का मतलब होता है धीरे धीरे करके, रगड़ खा खा के एक जगह से दूसरे जगह जाना। वो जो टूट फूट किया हुआ बालू गाद बना, टूट फूट के जो छोटे छोटे ग्रेनुअल्स बने और बाकी की पत्थर वगैरह बने, तो वो पानी के प्रभाव में, नदी के बहाव में, हवा के बहाव में, वो जो उड़ के या बह के एक जगह से दूसरे जगह जाके जो जमा होता है, उसी को बोलते हैं अपर्दन। उसके उड़ के जाना, बह के जाना, ये सब जो क्रियाएं होती है उसको बोलते हैं अपर्दन। और जहाँ वो जमा होता है उसको निक्षेप बोलते हैं। तो अभी उसको छोड़ते हैं। आपको अपक्षय और अपर्दन समझ में आ गया होगा, वेदरिंग और इरोजन समझ में आ गया होगा। जो चट्टानों में टूट फूट हुई, उसी वेदरिंग और इरोजन के कारण मिट्टी का निर्माण हुआ। इसमें सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष लगे। सॉइल प्रोफाइल, मिट्टी की परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका बोलते हैं हिंदी में इसको। तो सबसे नीचे क्या होता है, ये 4 लेयर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ऊपर मिट्टी होती है जिस पर खेती वगैरह हो रहा, हम लोग रहते हैं। उसके नीचे का लेयर है सैंड, क्ले, सब सॉइल, ये सब है। फिर बेदर रॉक मटेरियल, उसके नीचे वो पत्थर है, और उसके नीचे वो है जनक पत्थर जिससे ये जमीन बनी। ऐसा क्यों होता है, जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले चट्टान रहा होगा, चट्टान में धीरे धीरे वेदरिंग की प्रक्रिया हुई होगी, अपक्षय की प्रक्रिया हुई होगी। तो अपक्षय कर करके वो छोटे मोटे टूट फूट हुए होंगे, टूट फूट का हिस्सा ऊपर आ गया। फिर टूट फूट के बाद क्या होगा, वो गाद बन के, धूल कण बन के, हवा के प्रभाव में, पानी के प्रभाव में वो एक दूसरे जगह से जाके जमा हुए होंगे। तो ये देखिएगा, वेदर रॉक के ऊपर का जो हिस्सा है, सबसे पहले तो पेरेंट चट्टानें रही होगी, पेरेंट रॉक्स रहे होंगे। उस पेरेंट रॉक में क्या हुआ, अपक्षय की क्रिया हुई, वेदर की क्रिया हुई। उस वेदर की क्रिया की वजह से क्लियर बना, टूट फूट हुआ। अब टूट फूट होने की वजह से उस पर क्या हुआ, इरोजन की प्रक्रिया हुई। इरोजन के कारण क्या हुआ, सैंड, सिल्ट, क्ले, उपमृदा। सैंड, सिल्ट, क्ले मतलब बालू, गाद, क्ले, कादो, क्ले मतलब कादो जैसा, उपमृदा मतलब मिट्टी के ठीक बनने से, ओरिजिनल इस्तेमाल मिट्टी जैसी है वैसी बनने से ठीक पहले की अवस्था जो उपमृदा है। तो ये क्यों बना ऐसा, ये आपको समझ में आ गया होगा इन प्रक्रियाओं की वजह से। सबसे ऊपर का लेयर ह्यूमस और वेजिटेशन होता है।
मिट्टी में। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आखिरी में पेड़ पौधा और बाकी की चीज़ें उसमें मरती है, डिकम्पोज होता है और सड़ती गलती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से वो सड़ता है। यहाँ एक शब्द आया है ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस मूल रूप से एक ऑर्गेनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ है जो डिकम्पोजिशन से बनता है, जीव जंतुओं के डिकम्पोजिशन से, पेड़ पौधों के डिकम्पोजिशन से बनता है। और ये असल में पोषक तत्व का स्टोरेज है, वो न्यूट्रिएंट स्टोरेज है जो स्पंज की तरह काम करता है वनस्पति वगैरह के लिए। इससे मिट्टी की उर्वर क्षमता बढ़ती है। जितना ज़्यादा ह्यूमस रहेगा वो मिट्टी उतनी ही उपजाऊ होगी, पानी धारण करने की क्षमता उतनी ही अच्छी होगी, जोत कोड़ के लिए उतना ही अच्छी होगी, ज़मीन हल्का होगा। और जितना ज़्यादा ये ह्यूमस होगा उतना ही ज़्यादा उस भूमि में न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज क्या है? ह्यूमस ही है। अब ये जो मृदा बनती है, मृदा प्रोफाइल बनता है, सॉइल प्रोफाइल बनता है। इस सॉइल प्रोफाइल के बनने के कारण क्या है? कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो इस सॉइल प्रोफाइल को, इस मृदा के बनने में अफेक्ट करते हैं? द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। तो मोटा मोटी 5 ऐसे चीज़ हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि शुरू में सारी चट्टानें रही होगी, तो सबसे पहले पेरेंट चट्टान किस चट्टान से बना है, तो वो जो पेरेंट रॉक है उससे डिसाइड होता है कि उसका मिट्टी का कलर कौन सा होगा। फिर उससे डिसाइड होता है मिट्टी के कलर के बाद कि संगठन, रंग, टेक्सचर्स कैसा होगा। फिर इससे ये पता चलता है कि उसमें कितने मिनरल होंगे, उसकी क्वांटिटी क्या होगी। तो ये सारे पेरेंट रॉक्स से निर्भर करते हैं। एक तो है कि पेरेंट रॉक पहला चीज़ इसके फॉर्मेशन में काम आता है, अफेक्ट करता है कि किस रॉक से वो बना है। उसके बाद है रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है ऊंचाई, नीचाई, उखड़ाई खबड़ाई होता है, उसको बोलते हैं रिलीफ। तो अल्टीट्यूड एंड स्लोप है ना, ऊंचाई, ढलाई, सलाई। तो ये कमोडेशन, कितनी मिट्टी किस जगह जमा होगी, कितना मिट्टी एक जगह रहेगा, उससे रिलीफ से प्रभावित होता है। रिलीफ का मतलब अभी बताया कि उबड़ खाबड़ जो सतह है, ऊंचाई नीचाई जो है, उसको बोलते हैं रिलीफ। फिर है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब है जलवायु। जलवायु जो होता है वो ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। मिट्टी में जो ह्यूमस होता है ना, उसको प्रभावित सबसे ज़्यादा क्लाइमेट करता है। क्लाइमेट का जो टेम्परेचर चेंज, रेनफॉल है, वेदरिंग है, जो है, ये सब मिलके क्या करता है? क्लाइमेट उस मिट्टी में कितना ह्यूमस रहेगा, कितना ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, कितना फर्टाइल होगा, वो इस क्लाइमेट पर निर्भर करता है। उसके बाद है फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब फ्लोरा बोलते हैं वनस्पति जात को, फौना बोलते हैं प्राणी जात को, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं वो छोटे छोटे जैसे कवक, बैक्टीरिया और बाकी की चीज़ें जो इन चीज़ों पर काम करती है, वो उसको डिकम्पोज करने का जो काम करती है उस पर। तो इससे भी मिट्टी का निर्माण प्रभावित होता है। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्मजीव। फिर है एक टाइम भी प्रभावित करता है कि मिट्टी का जो लेयर थिकनेस जो होगा, सॉइल प्रोफाइल कितना मोटा पतला होगा, वो समय पर निर्भर करता है। तो ये मूल 5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि सॉइल फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ अफेक्ट करता है, जो 5 चीज़ें हैं। फिर हम लोगों को इस वीडियो में जब हम आखिरी तक पढ़ लेंगे इस पूरे चैप्टर को, तो इन सब का जवाब देना है। उसमें एक सवाल है कि मृदा निर्माण के कारक क्या क्या है। तो मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन काउजेस जो है अभी हमने ये पढ़ा। तो मोटा मोटी आप समझे कि ये सारे अफेक्ट तो करते ही करते हैं, है ना। फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन मूल रूप से 2 चीज़ें काम करती है, जनक सेल और दूसरा क्लाइमेट फैक्टर। जनक सेल मतलब अभी जो हम लोग बता रहे थे कि पेरेंट रॉक ही बताया था अभी कि टेक्सचर कैसा होगा, रंग कैसा होगा, कलर कैसा होगा, उसमें मिनरल्स कितने होंगे, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, वो सब इस पर निर्भर करता है, जनक सेल पे। फिर क्लाइमेटिक फैक्टर आपने सुना ही होगा कि क्लाइमेट फैक्टर मतलब टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, इन सब की वजह से भी मृदा निर्माण प्रभावित होते हैं। इन सब के अलावा भी बाकी चीज़ों का भी रोल होता है, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल फॉर्मेशन, टाइम, ये जो हमने अभी बताया। तो मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं? मूल रूप से 2 है, जो जिसमें है क्लाइमेट फैक्टर और फिर पेरेंट रॉक। लेकिन आपको जानकारी के लिए 5 रखना है, और जब भी लिखने की बारी आए तो इन 5 चीज़ों को लिखेंगे। 5 चीज़ जो है मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। और आपको अपक्षय का अपर्दन समझ में आ ही गया होगा। अपक्षय बोलते हैं मौसम की प्रक्रिया के कारण पत्थरों में या चट्टानों में हुई तोड़ फूट को बोलते हैं। एक तरह से मौसम के मार के कारण जब तार हो रहा है ना, पत्थर वगैरह, तो वो है अपक्षय। और अपर्दन क्या है? मौसम के और पानी वगैरह के प्रभाव में, हवा के प्रभाव में, बाकी चीज़ के बह के जाना, दह के जाना, वो क्या है? अपर्दन। तो ये ध्यान रखिएगा, बह के जाना, दह के जाना अपर्दन, मौसम के मार से तार होना अपक्षय। अपक्षय मतलब वेदरिंग, अपर्दन मतलब इरोजन। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं, मृदा संरक्षण। एक बार तो मृदा हो गया, मृदा के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई, अब मृदा संरक्षण का जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो एनसीईआरटी में है वही आपको बताया जा रहा है, बाकी की चीज़ें बाद में अलग वीडियो बना के बहुत ज़्यादा बताया जाएगा, जो भी हो जरूरी हो तो बता दिया जाएगा। लेकिन अभी जो एनसीईआरटी का टू द पॉइंट जो उसमें है वही इसमें है। ये है कि एनसीईआरटी में एक वर्क दिया हुआ है कि आप अपने आसपास जहाँ रहते हैं वहाँ की मिट्टी पता करिए कि कैसी मिट्टी है, उस मिट्टी का निर्माण के बारे में पता कर लें, उस मिट्टी की क्या गुणवत्ता है, मतलब ह्यूमस कितना है, मोटाई कितना है, किस तरह की मिट्टी है, उपजाऊ है कि नहीं है, कितनी खेती होती है।
तो ये तरह के, जैसे भारत में एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, रेड मिट्टी, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल है ना, डिजर्टिफिकेशन वाला मिट्टी है। तो ये सब करेंगे। तो अपने जहाँ रहते हैं वहाँ देखिए कि कौन सी मिट्टी है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ऐसा एनसीईआरटी में भी कहा है। मृदा है, सॉइल है, उसके डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, कंजर्वेशन के लिए क्या किया जा सकता है, मेजर्स कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, कंजर्वेशन मेजर। तो मुख्य रूप से समस्या क्या है, इरोजन और डिप्लीशन ही समस्या है। ज़मीन कैसे गड़बड़ होती है, सॉइल मिट्टी बर्बाद कैसे हो रहा है, तो उसकी समस्या है इरोजन और डिप्लीशन के, उड़ के बह के जाना। और दूसरा है डिप्लीशन, जिसको छीनता बोलते हैं। अपरदन और छीनता के कारण ही वो खराब हो रही है मिट्टी। उसका कारण क्या है, कारण नेचुरल भी है और ह्यूमन का भी है, प्राकृतिक कारण भी है और हम लोगों की वजह से भी हो रहा है। अब हम लोगों के कारण क्या हो रहा है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन जिसको बोलते हैं, पेड़ों की कटाई, जंगलों की कटाई कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन हम लोग जो कर रहे हैं उसकी वजह से मृदा छीनता होती है, अपरदन और डिप्लीशन का काम होता है। दूसरा है ओवर ग्रेजिंग, अतिचारण की वजह से बहुत ज़्यादा पशु पक्षी को चराते हैं, पशुओं को चराते हैं, उससे क्या होता है कि मिट्टी को पकड़ने वाली घास और बाकी के पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं और मिट्टी बेयर, नंगा बाहर आ जाता है। उस वजह से क्या होता है, इरोजन वगैरह होता है। फिर केमिकल और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, खास करके रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक पेस्टिसाइड, कीटनाशकों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं उससे भी ज़मीन बहुत ज़्यादा खराब होती है, अधिक मात्रा में करने से, बहुत अधिक मात्रा में करने से। हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इससे ये खराब हो रहा है। और दूसरा है प्राकृतिक कारण, जैसे वर्षा के कारण होता है, बारिश के कारण मिट्टी बह बह के जाती है, एक जगह से दूसरी जगह दह जाता है। फिर भूस्खलन है, रेनफॉल जिसको बोलते हैं। भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड होता है, खास करके पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। भूस्खलन से भी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, या सड़क जाम हो जाता है, या जो भी परेशानी है वो सारे होते हैं। फिर बाढ़ के वजह से भी मिट्टी का क्षरण होता है, पानी बहुत ज़्यादा आने से, फ्लड के वजह से भी ये समस्याएँ होती हैं। अब इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, तो जो समाधान है उसके बारे में कंजर्वेशन मेजर्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला एक आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग बोलते हैं उसको कि पृथ्वी का जो सतह है ना, सतह या मिट्टी का जो आवरण है, उसको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ढक देना। कभी कभी लोग प्लास्टिक का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि ह्यूमस उसमें बचा रहे। ऐसे जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि उसमें प्रवाल हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, सड़ा हुआ घास फूस हो, इन चीज़ों से मिट्टी के ऊपरी आवरण को ढक देना ही मल्चिंग कहलाता है। अब मल्चिंग के बाद एक उपाय और भी है, कई उपाय हैं, 6-7 उपाय हैं जो अभी इस बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा है टेरेस फार्मिंग। टेरेस का मतलब आप जो हम लोग टेरेस देखते हैं, घर का टेरेस या चबूतरा समझ सकते हैं, या फिर जो घर का टेरेस जो हम लोग रेलिंग लगाते हैं, तो वो सब का जो उसी तरह का ये होता है वेदिका फॉर्म। मतलब जो ढलान वाला इलाका है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लंबा लंबा स्टेप, चौड़ी चौड़ी सोपान सीढ़ियों जैसा, और उसमें जुताई करके प्लेन कर देते हैं। फिर एक स्टेप नीचे, फिर एक स्टेप नीचे। आप इंटरनेट पर कई वीडियो उसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ढलाव को ख़त्म करके ज़मीन को समतल कर देना, फिर थोड़ा सा 2-4 फीट नीचे गए, फिर पूरा ढलान ख़त्म करके फिर लंबा और चौड़ा समतल बना देना, ये होता है टेरेस फार्मिंग। वेदिका फार्मिंग भी इसको बोलते हैं, वेदिका चबूतरा को बोलते हैं। फिर है कंटूर प्लॉगिंग। कंटूर का मतलब होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं समुच्च रेखीय जुताई। प्लॉगिंग का मतलब होता है जुताई। समुच्च रेखीय का मतलब हिंदी में शब्द से ही समझ में आ जाता है कि क्या है। सम मतलब बराबर, ऊंचा मतलब ऊंचाई, एक ही ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, समुच्च रेखीय कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में काउंटर्स बोलते हैं। काउंटूर्स, CONTOURS, काउंटर्स बोलते हैं। तो समान ऊंचाई का जो जगह है, मान लीजिए एक ऊंचाई का ये जगह है, एक ये, मान लो ऊपर नीचे बहुत सारी ऊंचाई का जमा है, तो जो समान ऊंचाई का जगह है उसको एक साथ जोत के ना हमेशा प्रयास करते हैं कि उसका इस्तेमाल करें, तो उसी को बोलते हैं काउंटूर प्लॉगिंग, समुच्च रेखीय जुताई। समुच्च मतलब सम मतलब बराबर, ऊंच मतलब एक ही ऊंचाई का जगह, रेखीय मतलब एक साथ वाला, समुच्च रेखीय एक। ये कॉन्टूर्स का एक सवाल भी आता है कि कॉन्टूर लाइन किसको कहते हैं, तो सभी समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा जो होती है मैप पर, वही और कॉन्टूर्स कहलाती है। तो अब आगे देखते हैं। फिर है इसका इस्तेमाल कंजर्वेशन मेजर्स और क्या ले सकते हैं, तो शेल्टर बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, रक्षक मेखलाएं। ये तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में होता है। जैसे बहुत तेज़ जहाँ पवन चलती है, जहाँ हवाएं बहुत तेज़ चलती है, उस हवा को रोकने के लिए श्रृंखलाबद्ध कतारों में पेड़ लगा दिया जाता है। उस पेड़ लगाने की वजह से क्या होता है, पवन की गति वहाँ धीमी हो जाती है। तो ये शुष्क यानी सूखे प्रदेशों में जहाँ हवा तेज़ चलती है वहाँ इस्तेमाल होता है, और तटीय प्रदेशों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। उसके बाद है कॉन्टूर बैरियर्स। कॉन्टूर बैरियर्स का मतलब, अभी कॉन्टूर का मतलब समझाए, समान ऊंचाई वाले जगह होते हैं उसमें बैरियर्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब पत्थर, घास, ये सब मिला के क्या करते हैं, एक बैरियर खड़ा कर देते हैं, और उस बैरियर के आगे ट्रेंचे, छोटे छोटे गड्ढे खोद देते हैं। इससे क्या होता है, इन कॉन्टूर बैरियर्स की वजह से जो पानी के साथ बहाव हो रहा था, बाकी की चीज़ें हो रही थी, हवा की वजह से हो रहा था, वो कम जाता है। उसको बोलते हैं कॉन्टूर बैरियर्स। समान ऊंचाई के
जो इलाके हैं उसमें कुछ ना कुछ अवरोध लगा दिए, घास का अवरोध लगा दिए, पत्थर का लगा दिए, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करके लगा दिए। फिर है छठा, रॉक डैम का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब पत्थर के चट्टानों के बांध का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्थर और चट्टानों के बांध का इस्तेमाल वहीं ज़्यादातर होता है जहाँ पानी के, या हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं डैम का, पत्थर के डैम का, वो पानी के बहाव को रोकने के, ताकि पानी के साथ ज़मीन और मिट्टी का हिस्सा बह ना जाए। तो उसलिए हम लोग पत्थरों के डैम का इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़मीन को रोका जा सके खराब होने से पानी के बहाव के कारण। और एक आखिरी चीज़ इस्तेमाल करते हैं इंटरक्रॉपिंग, फसल अंतरण। जो हम लोग खेती करते हैं उसमें कई फसल एक ही साथ लगा देते हैं, अलग अलग कतारों में एक खास दूरी पर लगा देते हैं, जिससे इंटरक्रॉपिंग की वजह से क्या होता है, तो वो जो इंटरक्रॉपिंग है वो भूमि को या अलग अलग जो बहाव है पानी के बहाव को रोकता है, ज़मीन या मृदा के बहाव को रोकता है। तो इंटरक्रॉपिंग, ये सारी चीज़ें हमें इतना ही पढ़ना था। अब आगे हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि मोटा मोटी आपको ये समझ में आ गया होगा कि मृदा क्या है, मृदा सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, मृदा के निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, और निर्माण के बाद इसका क्षीणता और डिप्लीशन, ये जो हो रहा है, इरोजन हो रहा है, इससे बचाव के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये सब एनसीईआरटी का है। तो बेसिक चीज़ हम एनसीईआरटी के ही बता रहे हैं अभी आपको। ये क्लास 8 के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में। जल क्या है, जल का संरक्षण, जल के लिए क्या खतरा है, ये सब चीज़ें।